Namaste friends. In this session we are going to talk about how to prepare for the UPSC Civil Service Examination 2022 for working professionals. I am Divya Mishra, rank 28 in UPSC CSC 2020. Last year I had secured rank 312 and I have joined Indian Railway Traffic Services. And my optional is philosophy. My hobbies are reading and sports. I am going to discuss with you about the working professional session because I have also have completed my UPSC civil service preparation journey along with my academic engagement because I'm a BTech and also a PhD student. So at the time of preparation, I was engaged in my PhD work also. अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, अगर आपको इसका डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए और आपको अपने कुछ क्वेश्चंस हों आपकी अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस की जर्नी से ले करके, तो आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आप DM28 कोड यूज़ करके एक लिंक होगा, उसमें जा सकते हैं और वो फ्री एंड लाइव क्लासेस हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप कोई इश्यूज आ रहे हैं और अगर कोई आप स्टाइल उससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, मैं अपनी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो अब आगे चलते हैं। और जैसे मेरी डिस्कशंस हैं, इन वीडियोस की तरह ही एक अन अकेडमी एज अ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियोस एंड सेशंस ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मृदुल पटेल जी, जिनको मैंने खुद फॉलो किया है, गुर्जर जी, अरोरा जी एंड नायक जी। तो आप इस तरह के कंटेंट्स को सोर्स कर सकते हैं अपने किसी भी प्रिपरेशन के लिए, अलग अलग टॉपिक्स की स्टडी के लिए अन अकेडमी से। चलिए अब देखते हैं इस प्रेजेंटेशन को। ओवरव्यू ये है कि सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अगर आप किसी जॉब में हैं और साथ में आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो टाइम का होता है कि टाइम कहाँ से आएगा। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन इन इटसेल्फ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, माइंड एक्सपैंडिंग होती है और साथ में मेंटल स्पेस भी लेती है। तो आखिर अकोमोडेट हम कैसे करें, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे इसको विन करें। फिर सेकंड है जो मुझे लगता है कि स्टार्ट स्मॉल एंड कीप बिल्डिंग। मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे कि इसका मतलब क्या है, मैं इसे कैसे इंटरप्रेट करती हूँ। फिर हम बात करेंगे सिलेबस प्रायोरिटीज की, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है येट इट इज डेफिनेट, तो उसको प्रायोरिटाइज करके कैसे लेयर बाय लेयर बिल्डअप करें। और फिर गेटिंग रेडी, जब हम फाइनल एग्जाम में अपेयर हो रहे होते हैं उससे पहले की रेडीनेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट इज अ टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है तो, या फिर वो स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में है, वो किसी भी अदर एकेडमिक एंगेजमेंट में है और अपना पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 घंटे आपके जॉब में या स्टडी में या स्कूल में जा रहे होंगे या कॉलेज में। इसके अलावा आपको स्लीप एंड अदर एक्टिविटीज के लिए भी 8 से 10 घंटे चाहिए, तो आपके पास दिन में बचते हैं 4 आवर्स। अब देखने में हो सकता है ये कम लग रहा हो, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैंने खुद भी 2 घंटे से शुरुआत की थी और काफ़ी लंबे समय तक मैं 2 घंटे ही पढ़ती थी, 2 घंटे या 4 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता था। लेकिन होता क्या है कि जो ROI की बात होती है, ROI हम फाइनेंस में पढ़ते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप जितना पढ़ते थे बिगिनिंग में, उसमें आपका जितना रिटर्न आता था, जितना आपको याद रहता था, जितने अच्छे आप आंसर लिख पाते थे, ये सारी चीजें धीरे धीरे, हो सकता है आप 2 घंटे अभी पढ़ रहे हो और 2 घंटे आप काफी दिन बाद भी पढ़ें, लेकिन यहाँ पे आपका जो ROI होगा वो बहुत हाई होगा। तो इससे एक चीज तो ये पता चलती है कि प्रिपरेशन लंबी है और इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। मेरे हिसाब से जो ऑर्डिनरी टाइम होता है कि आप 6 से 7 महीने में अपना GS का देखते हैं या फिर मे बी 9 मंथ्स, और उसके बाद 3 से 4 महीने आप अपना ऑप्शनल देखते हैं, इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा।
लेकिन आप कंसिस्टेंसी रखिए। और कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर दिन 2 घंटे पढ़ने ही है। हो सकता है आपको ऑफिस में कोई काम है, हो सकता है आपकी कोई एग्जाम आ रही हो, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ब्रेक आ जाएंगे, तो इट इज़ ओके। अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा, आपने एक वीक नहीं पढ़ा, या फिर कई बार एक मंथ तक आपको टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का, तो भी बहुत घबराने की बात नहीं है। आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों में थोड़ी सी कॉन्टिन्यूसनेस रखिए आप, जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए लगातार। आप जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे अपने आप को पूरा टाइम अवेयर रखिए। थोड़ा बहुत कभी कोई आंसर लिख लिया, आप इस तरह से करिए। तो बड़े गैप्स आने के बावजूद भी जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट का हो गया। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि अगर आपको 2 से 4 घंटे भी मिल रहे हैं, 2 से 4 घंटे भी आपको मिल रहे हैं, तो भी इट इज़ फाइन। आप इस चीज़ से इंटिमिडेट ना होएं, इसमें भी प्रिपरेशन की जा सकती है। और मैं इस सेशन में, इस डिस्कशन में उसी की स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर रही हूँ। अब सेकंड क्या है जो मुझे लगता है कि स्टार्ट स्मॉल एंड कीप बिल्डिंग। इसके लिए करना क्या होता है, आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए, टॉपिक्स में बांट लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, आपका ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, और विद इन दीज थिंग्स भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री में इटसेल्फ हो गया कि एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप ऐसा करिए कि आप टॉपिक्स में तैयारी करिए अपनी, कि हिस्ट्री आपने ली तो अगर आप इंडियन में एंशिएंट को कर रहे हैं, फिर अगर आप एंशिएंट में भी केवल महाजनपदा फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो आप उतना ही कर लीजिए और उसमें उसको कवरेज लेके आइए। उसके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसके एमसीक्यूज देखिए। तो एक तो ये तरीका है कि आप टॉपिक वाइज कवर करें। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा होंगे, इंटरकनेक्टेड कम होंगे और लगेगा जैसे थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ये अनसर्टेनिटी है और जो लैक ऑफ फेमिलियरिटी है टॉपिक्स के साथ, वो खत्म होती जाएगी और फेमिलियरिटी बढ़ती जाएगी आपकी। सेकेंड है, मैं कहूँगी आप न्यूज़पेपर या फिर उनके जो समरीज अवेलेबल हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, आप उनको फॉलो करिए। इससे एक तो आपका करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट होता है वो हमेशा अपडेट रहेगा, आपकी आंसर राइटिंग हमेशा एनरिच्ड रहेगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है इससे, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि खुद को बहुत पॉजिटिवली और ठीक फील करना प्रिपरेशन करते टाइम, कि हाँ मैं ठीक से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आप स्टार्टिंग में शुरू तो करेंगे टॉपिक से, लेकिन जैसे जैसे आप प्रिपरेशन अपनी थोड़ा एडवांस स्टेज में लेके जाएंगे तो आपके पास एक रिपोजिटरी ऑफ डेटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पावर्टी की, अगर हम बात करें जेंडर रिलेटेड इश्यूज की, सबके पर्टिकुलर डेटा हैं, थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपको वो पता चल जाएंगे। फिर अगर आप इसमें अपने एनालिसिस को जोड़ दें कि उसके कॉजेस क्या थे, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट टू डू, व्हाट इज वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, डेटा, फैक्ट्स, पॉइंट्स, वेरियस कमिटीज, रिपोर्ट्स, तो आप इस स्टेज में आ जाएंगे, डेटा एंड एनालिसिस स्टेज। जब आप इस स्टेज में आ जाएंगे तो टू अ लार्ज एक्सटेंट आप आंसर राइटिंग के लिए तैयार हैं, आप अपने मेंस के लिए तैयार हैं, और इनफैक्ट ये आपके प्रीलिम्स को भी, प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो एक कंसोलिडेट फॉर्म लेते हैं और आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो ये बहुत सारे सेपरेट चीज़ें दे विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। क्योंकि एक्चुअली जैसे हम लाइफ में हर चीज़ देखते हैं कि अगर पावर्टी है, नक्सलिज्म है, और इंडिया में और बहुत सारे इश्यूज हैं, जेंडर इक्वेशंस हैं, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इन सोसाइटी एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ऐसे ही जो यूपीएससी का सिलेबस है ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, आवर फिलोसफी, आवर पॉलिटिकल सिस्टम, आवर इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ये सारा सिलेबस भी आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। आप अगर एसए, जीएस इन सब को देखें, ये सब भी इंटरलिंक्ड हैं। तो एक बार आपके जो वो टॉपिक्स की मैं बात कर रही थी, अगर आपके वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये आपको बहुत ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, आपको आप आराम से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो आप खुद को पॉजिटिवली इसकी तरफ इसको देखिए,
आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और ये स्टेज आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे अगर आपने टॉपिक वाइज और न्यूज़पेपर अपडेटेड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को रखा। अब आगे देखते हैं थर्ड, दिस इज सिलेबस प्रायोरिटीज। अब हम जानते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, कैसे कवर होगा, तो ऐसा करते हैं उसको डीमिस्टिफाई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेबस है उसमें उसको तीन तरह से देखा जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आपके कुछ तो हो गए रूट्स क्या है, फाउंडेशन क्या है आपकी प्रिपरेशन के। फिर हो गया डायनेमिक लेयर्स, क्योंकि मैंने ट्री की एनालॉजी ली है तो मैंने स्टेम वर्ड यूज कर लिया है, पर बेसिकली जो मैं कहना चाहती हूँ वो है स्टैटिक एंड डायनेमिक पार्ट। एंड थर्ड है लीव्स। तो होता क्या है, अगर आपने सिलेबस पूरा लिया, आपने साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने बेसिक बुक्स भी स्टार्ट कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने लगे, तो और आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो मोटिवेशन है वो डिप करने लगेगा, क्योंकि रिकॉल वैल्यू कम होगी, रिविजन्स नहीं हो पाएंगे, बहुत इश्यूज आ जाएंगे। तो जो मैं सजेस्ट करूंगी वो ये है कि आप रूट्स से शुरू करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग को तो आप धीरे धीरे आपकी अपने आप ठीक होने लगेगी जब आप सिलेबस काफ़ी कवर करने लगेंगे, पर आप रूट्स जो सिलेबस के हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज स्टैटिक। मैं ऑप्शनल हिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, जीएस की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। इंडिया हो गया, इंडिया में तीनों स्टेजेस, वर्ल्ड की हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, टू अ लार्ज एक्सटेंट उसके जो फैक्ट्स हैं और जो उसके आर्ग्यूमेंट्स है वो समझे जा सकते हैं। पॉलिटी आपकी ये जीसी लियोंग से है, ये आपका लक्ष्मीकांत से है। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में जो आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, माइग्रेशन का चैलेंज हो गया, वुमन का हो गया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हो गया, वेरियस आइडियोलॉजीज हो गया, आप इन सबको तो तैयार कर सकते हैं। डायनेमिक चीजें बाद में ऐड होंगी, लेकिन ये क्या होते हैं और इनके बेसिक पॉइंट्स क्या है, आप उनको तैयार कर लीजिए। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारा पार्ट है जो स्टैटिक है। प्रीलिम्स की बात करें तो कजनर्स कर्व, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे इश्यूज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। और अगर आप मेंस पे जाएं तो एक्सपोर्ट कैसे डिटरमिन हो रहा है, आरबीआई की पॉलिसीज क्या हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, एग्रीकल्चर वाला पूरा एंगल आ जाएगा, बजट से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, वेरियस स्कीम्स और उसमें इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, ये सब आ जाएगा। इसको आप आराम से स्टैटिक पोर्शन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए और उनका एप्लीकेशन वेरी करता रहेगा। और फिर एथिक्स हो गया, टू लार्ज एक्सटेंट जो सिलेबस है वो अभी पिछले 3-4 सालों से तो सेम ही है, तो आप इसमें जो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिक्स का रोल है, वेरियस फिलोसोफर्स, एथिसिस्ट जिन्होंने अपने व्यूज़ बोले हैं, आप उनके बारे में तैयार कर सकते हैं और ये स्टैटिक रहेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब आप इतना कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने काफ़ी सिलेबस कवर हो गया इसमें आपका। फिर जब आपने ये कर लिया तब आप ग्रेजुअली स्टार्ट करिए डायनेमिक लेयर्स बिल्ड करना। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, आप किसी भी कंट्री का रिलेशन इंडिया के साथ देख रहे हैं तो कुछ तो उसकी हिस्ट्री है। इसके अलावा जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि अशगाबाद अग्रीमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, इंडो इजराइल टाइज पे आ चुका है, इंडो यूएस टाइज, इंडो रशिया, या फिर मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि बिम्स्टेक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। अब इन सब के कुछ तो जो है जो स्टैटिक पार्ट्स हैं। उसके बाद जो डायनेमिक इवेंट्स हो रहे हैं, आप जो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे उससे आपका कवर हो जाएगा। अब आईआर हो गया। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स क्या हैं, कितनी स्टेजेस में इंडिया के हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, या फिर अगर CERN लेबोरेटरी है वहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स पे काफ़ी काम चल रहा है, तो आखिर पार्टिकल फिजिक्स है क्या। सत्येंद्र नाथ बोस का क्वेश्चन भी आ चुका है उसी से रिलेटेड। और स्पेस में तो कितने टाइप के सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, नाविक क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए इसमें, इसीलिए मैंने इसको डायनेमिक लेयर्स में रखा है कि आपको टेक्निकल टर्म्स में क्लैरिटी चाहिए। जब टेक्निकल टर्म्स क्लियर होंगे, लाइफाई क्या है, वाईफाई क्या है, डिफरेंसेस क्या है, विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या है,
और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है तो वेटलैंड वाइज यूज़ क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स क्या हैं, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे एआईए नोटिफिकेशन आया था, अब बेसिकली हमें पता होना चाहिए एआईए होता क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या है, इसके कितने स्टेजेस हैं। उसके बाद जो नया नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये उसका करंट अफेयर्स में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार करें कि पहले रूट्स, फिर डायनेमिक लेयर्स, ये सारे जो सिलेबस के पोर्शन हैं ये थोड़ा स्टैटिक है और फिर थोड़ा डायनेमिक शुरू हो जाते हैं। फिर सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, मान लीजिए वुमेन पे कोई नई रिपोर्ट आई है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि उस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग होगी उसके ऊपर और आप बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए, आर्ग्यूमेंट्स आप लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि माइग्रेंट एक्सोडस हुआ था पैंडेमिक के टाइम पे, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था हमारे लिए। तो वो जो है वो आपके सोसाइटी के सिलेबस से लिंक हो रहा है। अर्बनाइजेशन अब इसको आप कैसे करेंगे कि कितना स्लम का क्या प्रोपोर्शन है इंडियन अर्बन एरियाज में। करीब 37 मिलियन जो थे माइग्रेंट्स, दे मूव्ड एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक। टोटल कितना है, करीब 450 मिलियन के आसपास माइग्रेंट्स हैं बहुत सारे। उनसे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या हैं, वो क्या फेस करते हैं, सोर्स रीजन, डेस्टिनेशन रीजन, कौन कौन से स्कीम्स हैं, नीति आयोग ने ड्राफ्ट पॉलिसी प्रपोज की थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट में है लीव्स, मतलब करंट अफेयर्स। मैं इसको लास्ट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं आप तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर की रीडिंग या फिर एग्जैक्ट न्यूज़पेपर नहीं तो उसकी समरी वगैरह आप देख रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी उससे अवेयर हैं तो आप पैरेलल्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे कि न्यूज़पेपर में जो करंट में क्या हो रहा है और वो हमारे सिलेबस के किस पोर्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बात हो रही है कि इंडो यूएस फाउंडेशनल अग्रीमेंट की बेका अभी साइन हुआ था, तो आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। इंडो यूएस टाई 2008 से वी आर ग्रोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, डायस्पोरा का एंगल आ जाता है, फिर मिडिल ईस्ट पॉलिसीज आ जाती हैं, पाकिस्तान का एंगल आ जाता है, चाइना फैक्टर आ जाता है, इंडिया के अपने एस्पिरेशन है हमारी कंट्री के टू बी द वर्ल्ड लीडर। ये सारी चीजें आप कैसे लिंक कर रहे हैं। तो जब आपने एक बार अपना रूट्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप स्टैटिक के साथ डायनेमिक लेयर्स बिल्डअप करना स्टार्ट करिए, करंट अफेयर्स को आप पैरेलली चलाइए। लेकिन जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये और ये, तो आपका जो करंट अफेयर्स है केवल वही बचेगा ये तैयारी करने के लिए। और फिर जब आप आंसर राइटिंग करेंगे या फिर आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो ये प्रिपरेशन आपस में ही सिंक्रोनाइज हो जाएगी, इंटरलिंकिंग्स बन जाएंगे और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और लॉजिकल क्लैरिटी भी आएगी। सो फोर्थ है गेटिंग रेडी। बाय दिस आई मीन व्हेन यू आर डन विद योर करंट अफेयर्स, यू आर डूइंग इट डेली और साथ में आपने अपना जो स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए। प्रीलिम्स के लिए आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, जो सही हो रहे हैं वो ये चीज शो कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट सही है। और जहां पर भी आपका गलत होता है, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं द रॉन्ग वंस, उनमें यू कैन गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट्स और आप उनको चेक करिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उससे हमें यही पता चलता है कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो जो गलत क्वेश्चन है एक्चुअली उनको देख के तो और खुश होना चाहिए कि हमारा एक कॉन्सेप्ट ठीक होने जा रहा है उन क्वेश्चन में अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने के बाद। और बाकी मॉक टेस्ट सीरीज आप मेंस के लिए करिए, इससे आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए हैं, जो सब्जेक्टिव इश्यूज हैं उन पे आपका कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है आंसर का वो कितना अच्छा है, ये सारा आपको पता चलेगा। तो ये सारे सजेशंस हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। आप ये देख करके कि आपके पास टाइम कम है, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम डेफिसिट, इससे आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि इसको ब्रिज किया जा सकता है मोटिवेशन के सरप्लस से। आप अपने टाइम को वाइजली यूज करिए। आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं उस समय आप न्यूज़पेपर या इस तरह की चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स की, जो थोड़ा सा कम टाइम लेती हैं, जल्दी हो जाती है, उनको कवर कर सकते हैं। अपनी वीकेंड्स में थोड़ा सा आप समय निकाल सकते हैं आंसर राइटिंग का।
आप बिगनिंग करिएगा अपने रूट से, धीरे धीरे करंट अफेयर्स की लेयर्स बिल्डअप करिएगा। एक टाइम के बाद आपकी प्रिपरेशन रॉबस्ट हो जाएगी जब आप आंसर राइटिंग और गेटिंग रेडी वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स या इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DM28 टाइप करके मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।